हेलो दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं राजेंद्र कुमार शास्त्री जी की लिखी हुई एक अनोखी प्रेम कहानी का 17वां भाग। अगर आपने इस कहानी के पहले के 16 भाग नहीं देखे तो उनका लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप वहां जाकर देख सकते हैं। तो चलिए आगे की कहानी शुरू करते हैं। माया के कानों पर जैसे ही सामने से उस शख्स की आवाज पड़ी कि उनके लिए एक बैड न्यूज है, तो माया ने चौंकते हुए पूछा, बोलो, अब तुम मनहूसियत लिए क्या कहना चाहते हो अविनाश? मैम, वो दरअसल हमारे लिए एक बैड न्यूज है। क्या? अब क्या हुआ है? तुम हर बार अपने काम को ढंग से नहीं कर रहे हो अविनाश। मैं तुम्हें पैसे किस नाम के देती हूँ? माया ने क्रोधित होते हुए कहा। वो मैम, सर ने अभी मुझे कॉल करके बताया कि वो लखनऊ दिवाली की छुट्टियों के बाद मैं नहीं जाऊंगा, बल्कि वो अक्षरा को भेजेंगे। उसके बाद जब उन्हें ज़रूरत होगी तो वो अपने साथ अक्षरा को ही रखेंगे। वाट? फिर हम दोनों उन पर निगरानी कैसे रखेंगे? अविनाश, तूने कुछ कहा नहीं। माया ने फिर से गुस्से में जोर से कहा। वो मैम, भला मैं सर को क्या कह सकता था? मैंने इतना कहा कि अब मेरे लिए वहाँ काम करना आसान होगा, तो सर बोले कि मैं तुम्हें आसान काम करने के पैसे देता हूँ क्या? मैम, अगर मैं फिर ज़्यादा बोलता तो वो मुझे फायर भी कर सकते थे। उसने उदास होकर कहा, ठीक है, मैं देखती हूँ कुछ। माया ने परेशान होते हुए फोन कट कर दिया और उसके बाद उसने फोन को गुस्से में बिस्तर पर फेंक दिया। ये अब क्या हुआ? क्यों इतना गुस्सा कर रही है तू? वो अविनाश ने कहा है कि रुद्र ने उसे बोला है कि दीपावली की छुट्टियों के बाद वो दिल्ली के हेड ऑफिस को संभालेगा, ना कि लखनऊ जाएगा। वो वहाँ अक्षरा को भेज रहे हैं। मुझे तो समझ नहीं आ रहा, ये सब इत्तेफाक से हो रहा है या फिर रुद्र जानबूझकर कर रहा है। मॉम, आई थिंक वो अब जानबूझकर कर रहा है, क्योंकि उसे भी पता चल गया है हमारे बारे में। अदरवाइज पहले अदिति से शादी करना और उसके बाद ये सब, उसने परेशान होते हुए कहा। ऐसा कुछ नहीं है, तुम खामखा ज़्यादा सोच रही हो। तुम चाहो तो अक्षरा से बात कर सकते हो। तो वो रुद्र की चमची है। आपको लगता है वो हमारे ग्रुप में शामिल होगी? माया ने अपने हाथ को पटकते हुए कहा, ठीक है, ज़्यादा मत सोच फिर। वैसे भी जब तक वो यहाँ है हम ही देख लेंगे। उसकी माँ ने उसे शांत करने की कोशिश की, हालांकि वो ये भी जानती थी कि अविनाश का लखनऊ न जाने की वजह से उनका काफ़ी ज़्यादा नुकसान होने वाला है। इस दौरान माया भी यही सोच रही थी। वो फिलहाल अपनी किस्मत को कोस रही थी, क्योंकि एक के बाद एक जो भी घटनाएं उसके सामने घटित हो रही थी, वो उनके हिसाब से सही नहीं थी। जहाँ एक तरफ वो दोनों माँ बेटी काफ़ी दुखी थी, तो वहीं दूसरी तरफ रुद्र के कमरे में अब सब सही था। उन लोगों ने डिनर कर लिया था और अब उनके सोने का वक्त हो चला था। अदिति आज जब से घर आई थी तब से वो काफ़ी खुश थी। पहले जहाँ रुद्र ने उसको काफ़ी सपोर्ट किया था, तो वहीं उसके बाद उसकी दादी माँ के साथ भी अच्छे से बात हो गई थी। रूबल ने भी उसे तहे दिल से स्वीकार कर लिया था। और अगस्त्या को लेकर शादी करने से पहले वो डाउट में थी कि क्या वो उसकी देखभाल कर सकेगी, क्या वो उसे वो प्यार दे सकेगी जिसकी रुद्र ने उससे डिमांड की थी। ऐसे ही सवालों से परेशान थी। आज जब वो उससे मिली तो उसकी सारी शंकाएं दूर हो गई थी। उसने सोचा भी नहीं था कि वो उससे इतना जुड़ जाएगा, और वो खुद भी। उसका तो उसको लेकर ममत्व जग जाएगा। उसने तो ये सब एक्सेप्ट भी नहीं किया था। रुद्र ने जब उससे शादी करने के लिए उस रोज कहा था तो वो शॉक्ड हो गई थी और उसने तुरंत मना कर दिया था। उसने उससे कहा कि उसके पहले से ही एक बेटा है और ऊपर से वो अपने बारे में कुछ ऐसी बातें हैं जिसे उसने कभी नहीं बताया है। लेकिन रुद्र ने जब उससे ये कहा कि वो उससे हाँ या ना नहीं पूछना चाहता वो शादी करेगी या नहीं, बल्कि ये उसका ऑर्डर है। जब अदिति को कुछ समझ नहीं आया तो फिर उसने सब क्लियर कर दिया कि वो उससे शादी करना चाहता है, अपनी बेटी को माँ देना चाहता है, और इसके लिए वो उसे सही मानता है। ऐसे में अगर वो दिल से हाँ करती तो सही रहेगा, मगर अगर वो हाँ नहीं भी करती है तो भी उसे शादी करनी होगी, क्योंकि उसने 24 करोड़ रुपए उनके घर को बचाने के लिए दिए हैं। उसकी यह बात सुनकर अदिति चौंक गई थी। उसके पास कोई ऑप्शन नहीं था। उसे मजबूरी में रुद्र से शादी करनी पड़ी। हालांकि ऐसा नहीं था कि वो रुद्र से प्यार नहीं करती थी, मगर जिस तरह का हथकंडा रुद्र ने उसे शादी करने के लिए अपनाया था वो उसे अच्छा नहीं लगा था। लेकिन वो मजबूर थी, वक्त ही नहीं हालात के आगे भी।
अगर वो रुद्र से शादी नहीं करती तो फिर रुद्र उस पर कर्जा देने के लिए दबाव बनाता और यही वजह थी कि उसने शादी के लिए हाँ कर दी। लेकिन शादी करने के बाद से ही अगर वो किसी के बारे में सबसे ज्यादा सोच रही थी तो वो था अगस्त्या। वो जानती थी कि एक 5 साल का नन्हा बच्चा है, ऐसे में रुद्र की जिद के आगे कहीं उसकी इच्छाएं न मर जाए। उसने इससे पहले कभी अपनी जिंदगी में किसी बच्चे को अपने हाथ में नहीं लिया था। वो बच्चों से दूरी बनाकर रखती थी। इसके पीछे की वजह वो घटना थी जिसने उसको खुद के बच्चे से दूर कर दिया था और यही वजह थी कि क्या सच में वो रुद्र के बच्चे को अपना पाएगी। लेकिन हुआ उसके उल्ट था। उसने सोचा भी नहीं था कि इतने कम समय में उन दोनों के बीच इतनी अच्छी बॉन्डिंग हो जाएगी। वो फिलहाल बिस्तर पर बैठी उसी के बारे में सोच रही थी। नीचे दादी माँ के साथ खेल रहा था, वो उसको मिस कर रही थी। जहाँ वो उसके बारे में सोच रही थी तो वहीं दूसरी तरफ रुद्र लैपटॉप पर अपना कुछ ऑफिशियल काम कर रहा था। उसने एक पल उसकी तरफ देखा और उसके बाद वो बड़बड़ाई, ये होती है बड़े लोगों की डेडिकेशन, चाहे व्रत हो, त्योहार हो, फिर कुछ और, इन लोगों को अपना काम करना होता है। उसने मुंह बनाते हुए कहा। तभी रुद्र को उसकी बात सुनाई दे गई। उसने लैपटॉप बंद किया और उसके बाद वो खड़ा होकर उसकी तरफ आया। व्हाट्स योर प्रॉब्लम? हमेशा लड़ाई के ही मूड में क्यों रहती हो तुम? उसने मुंह बनाते हुए कहा। अच्छा, तो मतलब मैं लड़ाई के मूड में रहती हूँ? मैंने तो सही ही तो कहा था। उसके चेहरे पर शैतानी मुस्कुराहट थी। अच्छा, क्या सही कहा था तूने, बताओ? उसने गुस्से में उसका हाथ पकड़कर खींचा तो वो उसके जाकर सीधा टकराई। आउच! एक बात मैं आपको पहले ही बोल चुकी हूँ कि एक सुमो पहलवान की तरह मुझसे छाती मत टकराया करो। क्यों, दर्द होता है क्या? वो घुरकर उसके सीने की तरफ देखता है। तभी उसने देखा कि वो उसके क्लीवेज की तरफ घुरकर देख रहा है तो उसने उसको धक्का देने की कोशिश की। ऐसे क्या देख रहे हो, जैसे पहले कोई लड़की देखी ही नहीं है। आप में ना ठरक भरी पड़ी है। उसने जल्दी से साड़ी के पल्लू को ब्लाउज के ऊपर से लेते हुए कहा। तो निकाल दो। उसने उसके कान के पास आकर कहा। धत, शर्म नहीं आती ना बिल्कुल भी? पता नहीं किस घड़ी को मिली थी मैं आपसे, इससे बेहतर मेरा भोला है। हाँ, उस गधे को कुछ मालूम नहीं था। नल्ला था वो पूरा। एक सुंदर सी होठ सी सेक्सी सी लड़की उसकी बाहों में होती थी जो उससे एक हो जाने को तरसती थी और वो गधा बोलता, शब शादी की बात करेंगे, मतलब बेवकूफ़ी की भी हद होती है। उसने अजीब सी टोन में कहा। ए यू, भोले पर मत जाना, वो था नहीं, अब भी है और मुझे विश्वास है मेरा भोला एक दिन वापस आएगा। उसकी आंखें नम हो गई। वो कभी नहीं आएगा, रुद्र ने उससे मुंह मोड़ते हुए कहा। वो आएगा, एक दिन पक्का आएगा। आपके इस रुद्र प्रताप सिंह राठौड़ को हराएगा। उसके घमंड को चकनाचूर करके आएगा वो और कहेगा, लो अदिति मैं आ गया। तो तुम खुद को उसे ही समर्पित करोगी? हाँ, वो आपसे लाख गुना अच्छा है और मैं उसे ही समर्पित करूंगी। मैंने उसके सिवाय किसी और के बारे में सोचा भी नहीं है। उसने बहस को आगे बढ़ाते हुए कहा। तो ठीक है, मैं भी देखता हूँ तुम कब तक खुद को मुझसे दूर रख पाती हो। रुद्र ने गुस्से में उसको धक्का दिया। अदिति दूर हट गई। उसकी आंखों से आंसू झलक पड़े। वो उस वक्त रुद्र से बहस नहीं करना चाहती थी। उसका मकसद उस वक्त उसके साथ मजाक करने का था ही नहीं। लेकिन बात धीरे धीरे काफी आगे बढ़ गई थी। इस वजह से रुद्र को भी गुस्सा आ गया था। अदिति बिस्तर पर जाकर चुपचाप बैठ गई तो वहीं रुद्र ने सोने के लिए 2 सोफे को आपस में अटैच किया। उसके बाद उसने तकिया और कंबल भी ले ली तो वहीं दूसरी तरफ अदिति भी बेड की एक तरफ खिसक गई। इस दौरान वो अगस्त्या के बारे में सोच रही थी कि तभी दरवाजा बजा। कौन है? रुद्र गुस्से में तिल मिलाकर बोला। पापा, मैं। रुद्र ने दरवाजा खोला तो उसके सामने अगस्त्या था। मम्मा, मैं आ गया। वो दौड़कर अदिति की तरफ गया और उसके बाद उसके सीने से लग गया। तुम मेरी रूबल आंटी के साथ नहीं सोओगे क्या? रुद्र ने मुस्कुराकर पूछा। ना, मैं तो मम्मा के साथ सोऊंगा। अच्छा, मम्मा इतनी अच्छी लगती है तुम्हें? अदिति ने प्यारी सी स्माइल देते हुए उसके माथे को चूमा। हाँ, ठीक है, तो आ जाओ फिर, अदिति मुस्कुराकर बोली और उसके बाद उसने उसे गोद में उठाकर बिस्तर पर लेटा दिया। इधर दूसरी तरफ रुद्र भी दरवाजा बंद करके सोफे की तरफ चला गया। वो जाकर जैसे ही सोफे पर लेटने लगा तभी अगस्त्या बोला। पापा, आप वहाँ क्यों सो रहे हो उतनी दूर? मैं यहीं ठीक हूँ। नहीं, आप भी इधर आओ ना, मैं बीच में सोऊंगा और आप उस तरफ सो जाना, उसने हाथ से इशारा करके कहा। देखो नालायक कितना है ये लड़का, खुद बीच में सोएगा। ऐसे तो नहीं, पापा के फायदे की बात करे, आगे ही रोमांच नाम की कोई चीज नहीं है दोनों के बीच। ऊपर से ये महाशय भी
शनिदेव बनकर बीच में डेरा डालेंगे। वो बड़बड़ाने लगा। तभी अदिति बोली, बेटा जाने दो ना, बड़े लोग कहाँ छोटे लोगों के पास सोया करते हैं, उनको एलर्जी हो जाएगी। सेटअप, कुछ भी मत बोलो, आई समझ में, उसने गुस्से में आंखें दिखाते हुए कहा। पापा, मैंने तो मेरे फ्रेंड्स के मम्मी पापा को देखा था, वो बड़े प्यार से रहते हैं, एक दूसरे को किसी भी करते हैं, आप लोग क्यों नहीं करते? आप लोग तो बस झगड़ते ही रहते हो। वो बेटा तुम्हारे पापा के मुंह में छाले पड़े हुए हैं ना, सो और लड़ाई करने का तो इन्होंने ठेका ले रखा है, दानवों की औलाद हैं। तू ना जस्ट सेटअप, ये उसने गुस्से में बिस्तर पर हाथ पटकते हुए कहा। हाँ देखो, इसीलिए ये चिड़चिड़े हो गए हैं। तू कुछ ज्यादा नहीं बोल रही है क्या? वो गुस्से में उसकी तरफ बढ़ा। तभी उसे रियलाइज हुआ कि उसे अगस्त्या के सामने उस पर गुस्सा नहीं करना चाहिए। इसीलिए वो बोला, ठीक है मैं सो रहा हूँ, और रही बात किश की तो बेटा अभी तेरे पापा के ये नसीब में कहा, तू सो जा। रुद्र वापस मुड़कर अपनी कंबल और तकिया उठाकर बेड पर ले आता है और उसके बाद दूसरी तरफ लेट गया तो वहीं उसके ठीक सामने अदिति लेट गई। उन दोनों के बीच में अगस्त्या लेट गया। उसके चेहरे पर मुस्कुराहट थी। एक ही कंबल बहुत होगी अब जब हम एक ही साथ सो रहे हैं तो, वरना इसको रात में ठंड लग जाएगी। अदिति ने अपनी कंबल रुद्र की तरफ बढ़ाते हुए कहा तो इसी दौरान अगस्त्या उसके सीने में दुबक गया। ठीक है लाओ। रुद्र ने मुंह बनाकर कंबल का एक किनार लिया और उसके बाद अगस्त्या के ऊपर ले लिया। अब नवंबर का महीना था, इस वजह से ठंड काफी बढ़ गई थी। यही वजह थी कि उन्होंने एक ठीक ठाक मोटाई की कंबल ली थी। अगस्त्या अदिति की तरफ खिसक कर उसके सीने से लग गया तो वहीं दूसरी तरफ रुद्र ने कंबल को पकड़कर जोर से खींचा, जिससे अदिति की साइड से कंबल निकल गया। ये क्या कर रहे हैं? ऐसे तो हमें सर्दी लगेगी। तो लगे, मैं क्या करूं? देखिए ये सही नहीं है। भला ये भी कोई मतलब की बात हुई क्या? इतने बड़े हो आप, हम दोनों बच्चों पर रहम कीजिए। बच्चे? बड़ी आई सेटअप, वो उसकी तरफ करवट बदलकर बोला। तभी अगस्त्या ने उन दोनों को लड़ते हुए देखा। पहले तो वो अपने कानों को बंद कर लेता है और उसके बाद वो रुद्र की तरफ खिसक गया। मम्मी पापा दूर सोए हैं, आप भी थोड़ा इधर खिसक जाओ, उसके बाद कंबल छोटी नहीं पड़ेगी। देखो कितनी अक्ल वाली बात की है मेरे बेटे ने, इधर खिसक जाओ ना। रुद्र ने शैतानी मुस्कुराहट मुस्कुराते हुए कहा। हाँ सब जानती हूँ मैं बेटा, ये इस आदमी की चाल है ताकि मैं इनके पास सटकर लेटूं। मुझे लाते खाने का कोई शौक नहीं है, आई समझ, बड़ी आई। मैं अब नहीं मारती, अदिति ने फिर से आंखें दिखाते हुए कहा। अच्छा, कब से सुधर गई तू? वैसे ये तू मुझे कहीं इंडिकेशन तो नहीं दे रही है ना कि मैं तुम्हारे पास आकर लेट जाऊं? धत, कुछ भी बकवास कर रहे हो, अगस्त्या नहीं दिख रहा है, उसने गुस्से में फुसफुसाते हुए कहा। इस दौरान अगस्त्या कभी रुद्र के मुंह को देखता तो कभी अदिति के मुंह को। उसके बाद अदिति उसके पास खिसक गई। हाँ अब ठीक है, रुद्र मुस्कुराया। ठरकी आदमी, सो जाओ अब। वो धीमे से फुसफुसाई और अगस्त्या को अपने करीब खींचकर सो गई। अब कंबल छोटी नहीं पड़ी क्योंकि वो दोनों एक दूसरे के करीब थे। इस दौरान फिर से उसके सीने से लग जाने के बाद अगस्त्या के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई, क्योंकि कैसे भी हो आखिरकार उन दोनों ने लड़ना तो बंद कर ही दिया था। इसीलिए सच में अब राहत की बात थी। अदिति ने उसके सिर के नीचे से एक हाथ निकाल लिया और उसे अपने और करीब कर लिया। तो वहीं अगस्त्या, आज उसे पहली बार एहसास हो रहा था जैसे वो अपनी ही माँ के साथ सो रहा है। रुद्र ने तभी कमरे की लाइट बंद कर दी और करवट बदलकर लेट गया तो वहीं दूसरी तरफ अदिति, उसकी आंखों से आंसू भरकर गालों से गले तक बहकर आ गए थे। वो अपने दिल की धड़कन को महसूस कर पा रही थी। अगस्त्या का सिर उसके दिल के ठीक पास ही था। वो उसके सिर को अपने हाथों से सहलाने लगी, ठीक वैसे ही जैसे उस दिन उसने अपने उस नन्हे से बच्चे को सहलाया था। और जब उसको होश आया था तो उसका बच्चा उसके पास ही नहीं था, और उस काले दिन के बाद से उसने बच्चों से बातें तक करना बंद कर दिया था। जब कोई बच्चा उसे अनजाने में ही गले से लगा लेता तो वो बुरी तरह से कांपने लगती और उसके बाद बेहोश हो जाती, मगर आज आज ऐसा नहीं हो रहा था। आज तो वो खुद को पूर्णतः महसूस कर रही थी। आज उसे एहसास होने लगा जैसे वो उसका ही अंश है, वो अंश जिसे उसने गवा दिया था उस दिन, लेकिन आज पा लिया था। वो अब भी वैसे ही किसी नन्हे बच्चे की तरह उसके सीने में दुबका हुआ था। कुछ ही देर में अगस्त्या को नींद आ गई थी, ऐसी सुकून भरी नींद जैसे पहले उसे कभी नहीं आई थी।
तो वहीं दूसरी तरफ अदिति का दिल पसीज गया था। अगस्त्या के सीने से लगा होने के चलते एक बार फिर अब उसकी आंखों से आंसू बह निकले थे। वो लगातार झरझर कर उसके गालों तक पहुंच गए थे, लेकिन फिर भी उसकी भावनाएं रुकने का नाम नहीं ले रही थी। इस दौरान रुद्र को भी गहरी नींद आ गई थी। कुछ ही देर तक इसी तरह से जी भर के रो लेने के बाद अदिति नीचे की तरफ खिसकी और उसने बस यूं ही अगस्त्या के माथे को चूमा और उसके बाद सोने की कोशिश की। हालांकि बरसों से भरा दर्द इतना जल्दी बाहर आने का नाम थोड़ी ही लेने वाला था। उसे तो रोना ही था, हालांकि अनायास ही सही, लेकिन रुद्र ने उसके बरसों के गम को एक ही दिन में हर लिया था। अब बस जरूरत थी तो उस दर्द को जड़ से खत्म होने की। हालांकि इसकी शुरुआत जरूर हो गई थी, आखिर दूर ही सही, लेकिन एक बिस्तर पर तो आ ही गए थे वो। कुछ देर तक यूं ही रोने के बाद अदिति को भी नींद आ गई थी। हालांकि वो इस दौरान बहुत रोई थी। अगस्त्या अब भी उसके सीने में ही दुबका हुआ सो रहा था। हालांकि उसे रूबल के साथ भी अच्छी नींद आती थी, लेकिन इतना सुकून उसके चेहरे पर कभी नजर नहीं आया था। वो अक्सर रूबल के साथ जब सोता था तो चौंक कर कई बार खड़ा हो जाता था, क्योंकि उसे अपने ही स्कूल के छोटे बच्चे कई बार उसकी मम्मी को लेकर चिढ़ाते थे। वो उसे बोलते थे कि उसकी माँ क्यों उसे स्कूल छोड़ने के लिए नहीं आती है, और फिर वो रोने लगता। कई बार वो रुद्र को इस बारे में बता भी नहीं सकता था, क्योंकि वो जानता था रुद्र का मूड ऑफ होने पर वो उस पर गुस्सा कर देगा। हालांकि आज उसको बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा था। इस दौरान वे तीनों ही सुकून की नींद सो रहे थे। रुद्र पीछे अगस्त्या को महसूस कर रहा था, तो वहीं अदिति भी उससे ज्यादा दूर नहीं थी। हालांकि वो गहरी नींद में था। इधर जहां वो तीनों गहरी नींद में थे, तो वहीं दूसरी तरफ रूबल के कमरे से सिसकने की आवाज आ रही थी। वो बिस्तर पर लेटी अगस्त्या के बचपन की फोटो को देखकर रो रही थी। इस दौरान उसने उसकी तस्वीर को चूमा। वो तस्वीर रुद्र ने ही क्लिक की थी जब अगस्त्या छोटा सा था। उस वक्त वो उसे अपनी गोद में लिए दूध पिला रही थी। कितना बदमाश था ना अग्गू तू, बहुत ज्यादा। छोटा सा था, तब से तुम्हें अपने सीने से लगाकर पाला है मैंने। सोचा था जब तुम बोलना सीख लोगे उस वक्त तुम मुझे पहली बार माँ बोलोगे, लेकिन मैं तरस गई थी तुम्हारे मुंह से माँ शब्द सुनने के लिए। जब तुमने बोलना शुरू किया तो तुम्हारे मुंह से पहला शब्द ही पापा निकला था, और उसके बाद जब अच्छे से बोलने लगे तो छोटे मालिक के कहे अनुसार तुम भी मुझे रूबल आंटी बोलने लगे। कभी वो हक मिला ही नहीं मुझे तुमसे। यशोदा मैया को तो फिर भी काना बोलते थे ना माई, लेकिन तुमने एक बार भी मुझे कभी माँ नहीं कहा। लेकिन कोई गम नहीं, मैं धाय ही सही, मेरे नसीब में तुम्हारा बचपन तो लिखा ही था ना। मालकिन बहुत अच्छी है, वो आते ही तुमसे इतना प्यार करने लगी है। अब तुम उनके ही बेटे बनकर रहना, इस आंटी के साथ कभी कभार बस खेल लेना तुम, बहुत अच्छा लगेगा रे, उसने रोते हुए कहा। वो तुरंत आंसू पोंछ लेती है और उसके बाद अपने बिस्तर के पास पड़ी टेबल पर कान्हा जी की बाल अवतार की एक छोटी सी मूर्ति को देखकर उस मूर्ति को उठा लिया। उसने उस मूर्ति को सीने से लगा लिया। इस दरमियान उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। त्याग और बलिदान की एक बहुत बड़ी मिसाल थी रूबल, यानी उस घर की वो नौकरानी, जो नौकरानी कम और उस घर को चलाने वाले इंजन ज्यादा थी। वो तब से अपने छोटे मालिक के साथ थी जब वो इतना बड़ा मालिक नहीं बना था। वो तब उसके साथ थी जब रुद्र ने महज 21 वर्ष की उम्र में सिल्वर लाइन प्राइवेट लिमिटेड की नींव रखी थी। यही नहीं, उसने उसके हर सुख दुख में साथ दिया था। वो तब भी उसके साथ होती थी जब वो रात में अकेला कमरे में शिज़ोफ्रेनिया के दौरों से चीखा करता था। वो तब भी उसके साथ होती थी जब वो अदिति को याद करके फूट-फूट कर रोया करता था। इस दौरान उसकी बीमारी बढ़ जाती, लेकिन उसने कभी रूबल से कहा नहीं कि वो अदिति से कितना प्यार करता है। लेकिन वो हर बार उसे संभालती थी। बहुत बार उसे अपना सहारा देकर उसके कमरे में लाती थी। जब वो अंधेरे से डर जाता तो उसे गले से लगाती, जब उसको चोट लगती तो वो उसको पट्टी बांधती, जब वो गुस्से में होता तो उसे शांत करती और उसकी डाइटिंग। एक बार वो खुद खाना खाना भूल जाती थी, मगर उसने अपने छोटे मालिक को उसके हिसाब से ही खाना खिलाया था। जब वो बीमार पड़ता तो वो घर के सारे काम छोड़कर बस सिर्फ उसका ध्यान रखती थी। बदले में उसे क्या मिलता था? तनख्वाह। रुद्र उसे 2 लाख रुपए महीने से भी ज्यादा तनख्वाह देता था, और रूबल उसे कभी इतने पैसे नहीं चाहिए होते थे, इसीलिए वो मना कर दिया करती थी। लेकिन रुद्र कभी नहीं मानता था। वो उसे ना सही उसकी माँ को ये पैसे देकर आता था। उसने रूबल के नाम कई सारी एफडी करवा दी थी। उसकी माँ की दवाइयों का खर्चा भी वही उठाता था और उसके छोटे भाई की पढ़ाई का खर्चा भी वही उठा रहा था।
जो मुंबई से इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा था। यूँ तो घर की किसी भी नौकरानी के लिए 25 लाख रुपए से भी ज़्यादा सालाना कमाई बहुत ज़्यादा हो जाती थी, लेकिन ये रुद्र का विश्वास ही था जो उसने उसे अनमोल बना दिया था। उसके घर में रुद्र के लिए खाना बनाने के इरादे से न जाने कितने बड़े-बड़े शेफ आते थे, लेकिन उसका भरोसा सिर्फ रूबल पर ही होता था। यहाँ तक कि घर पर आने के बाद वो उसके हाथ से ही पानी पीता था और उसकी एक आवाज़ के साथ खन-खन करती पायल की आवाज़ के साथ वो दौड़ी चली आती थी। लेकिन क्या रुद्र उससे बेशुमार प्यार का सिर्फ 2 लाख रुपए महीना देकर उसका कर्ज उतार पाया था? शायद नहीं, क्योंकि उसने तो अपने छोटे मालिक से निस्वार्थ प्रेम किया था। वो प्रेम जो सदियों पहले कभी मीरा ने श्याम से किया था, तो कभी राधा ने कृष्ण से, लेकिन उसका तो उन दोनों से भी अलग था। उन्हें आखिरकार मोहन मिल तो गए थे ना, लेकिन उसकी जिंदगी में ऐसी कोई गुंजाइश नहीं थी। जिस बच्चे को उसने प्रेम किया, अब वो तो भी उससे दूर जा चुका था। भले ही फिर ये एक इत्तेफाक ही क्यों ना हो, भले ही उस नन्हे से अगस्त्या को कुछ भी मालूम ना हो कि उसकी आंटी ने उसे कितना निस्वार्थ प्रेम किया है उससे, लेकिन हकीकत तो यही थी कि वो भी शायद उसके प्रेम को कभी चुकता नहीं कर सकेगा। उसने रोते हुए कान्हा जी की उस मूर्ति को अपने सीने से लगा लिया और बोली, लगता है कान्हा, अब मुझे मान लेना चाहिए कि जिस तरह से मीरा ने आपसे प्रेम किया था, वैसा ही निस्वार्थ प्रेम मुझे मेरे छोटे मालिक से करना चाहिए। मैं दिल से दुआ करूंगी कि मालकिन और उनकी जोड़ी सही सलामत रहे। मैं तो वैसे भी बाद में आई थी उनकी जिंदगी में, मुझसे तो पहले ही उनके दिल के तार अदिति मालकिन से जुड़ गए थे। वैसे भी मैं कहाँ उनके काबिल हूँ, उसने दुखी होकर कहा और उसके बाद फूट फूट कर रोने लगी। इस दौरान उसके दिमाग में रुद्र का ही चेहरा घूम रहा था। उसे बहुत अच्छा लगा था जब रुद्र खुद अपनी कार से उसे उसके हिमाचल में स्थित गांव लेकर जाता था। उसकी सारी दोस्तें उसका कई बार ये कहते हुए मजाक बनाती थी कि तेरा मालिक क्या तुमसे इतना प्यार करता है, जो तुम्हें उतने ही दिन रहने के लिए यहाँ छोड़ता है जितने दिन उसे वहाँ रहना होता है। उसके बाद वो तुम्हें अपने साथ ही वापस लेकर चला जाता है, कभी अकेला नहीं छोड़ता। तुम कभी लंबी छुट्टी क्यों नहीं आती हो? तो फिर उसका जवाब यही होता था कि उसके छोटे मालिक उसके ही हाथ का बना खाना खाते हैं, बाकी किसी पर उन्हें उतना भरोसा नहीं रहा है। ऊपर से जब वो होती है तभी वो अपना ख्याल रखते हैं, उसे उन्हें डांट भी लगानी पड़ती है, तब जाकर वो वक्त पर सोते हैं। भला भला न जाने कितनी बातें वो उसके बारे में बताती और उसके बाद वो सब हंसते हुए कह देती, तुम उनके इस तरह के सारे काम करती हो, कहीं कभी महसूस नहीं होता जैसे तुम उनकी पत्नी हो? क्योंकि ये सब तो एक पुरुष की जीवन साथी ही करती है। जिसके बाद रूबल कई बार उन्हें डांट देती तो कई बार मन ही मन उसकी बातों से खुश हो जाया करती थी, ये जानते हुए भी कि वो कभी एक नहीं हो सकेंगे। आखिर वो जानती थी कि कहाँ वो और कहाँ उसके छोटे मालिक। हालांकि उसकी सभी दोस्त उसकी इस बात से डिसएग्री करती थी, क्योंकि रूबल भी उनके गांव की सबसे अमीर थी। उसके गांव से सबसे आलीशान घर उसी का था, जिसे रुद्र ने खुद अपनी देखरेख में बनवाया था। उसने इंजीनियर्स की एक टीम को हिमाचल भेजा था, जहां पहले रुद्र ने एक बड़ा प्लाट खरीदा और उसके बाद एक बेहद शानदार घर बनवाया जो एक पहाड़ी की तलहटी में था। उस घर के पीछे की तरफ काफी बड़ा बगीचा था, जिसमें सेब, अमरूद, अंगूर जैसे फलों के कई सारे प्लांट्स थे। घर रुद्र के डेली वाले घर से भी ज़्यादा खूबसूरत लगता था कि क्योंकि सर्दियों में जब उस घर के पीछे की पहाड़ियाँ सिर्फ बर्फ से ढक जाती, तो वो एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन के जैसा लगता था। इतना शानदार घर उस गांव के क्या आसपास के कई गांवों में नहीं था। जब रूबल ने इतने पैसे लगाकर इतने आलीशान घर को बनाने के पीछे का कारण रुद्र से पूछा, तो उसने मुस्कुराकर जवाब दिया कि वो इतने पैसे लगा रहा है क्योंकि अब जब भी वो वहाँ आएगा तो उसका ज़्यादा मन लगेगा, क्योंकि घर की लोकेशन अच्छी जगह हो गई है। लेकिन ये भी ताज्जुब की बात थी कि उस घर के बन जाने के बाद भी रुद्र को वहाँ ठहरने का 2 दिन से ज़्यादा का वक्त कभी नहीं मिला था, और उसकी इसी आदत से रूबल की माँ परेशान हो जाती। वो अक्सर कहती, उसे उसकी बेटी की शादी भी तो करनी है, कब तक काम करेगी? तो रुद्र जवाब देता, जब उसको शादी करनी होगी वो खुद ही करवा देगा। और रूबल उसका जवाब होता, उसे शादी नहीं करनी। शायद वो इसलिए मना करती क्योंकि उसने रुद्र के अलावा किसी और के बारे में सोचा भी नहीं था कभी। इस दौरान भी वो यही सब सोचते सोचते सो गई। सोने से पहले उसने आज मन ही मन ये निर्णय लिया था कि उसका प्रेम निस्वार्थ होगा। वो जैसे पहले जीती आ रही थी, अब वो वैसी ही जिंदगी जीने की कोशिश करेगी।
लेकिन ये आसान नहीं होने वाला था उसके लिए। खैर, ये तो वक्त ही बताने वाला था कि क्या उसका दर्द बढ़ने वाला था या फिर कम होने वाला था। इधर एक तरफ जहाँ रूबल भी जी भर के रो लेने के बाद सो गई थी, तो वहीं दूसरी तरफ रुद्र, अदिति और अगस्त्या, वे तीनों ही सुकून की नींद सो रहे थे। बाहर का मौसम अब धीरे धीरे खराब होने लगा था। ठंडी हवा के चलने की वजह से टेम्परेचर अचानक से ही गिर गया था। हालांकि इतनी देर तक तो उन तीनों में से किसी को भी ठंड नहीं लग रही थी, लेकिन नींद में जब रुद्र ने कंबल को खुद को कवर के लिए थोड़ा और खींच लिया, तो अब अदिति को ठंड लगने लगी थी। यही वजह थी कि वो नींद में ही रुद्र की तरफ थोड़ी खिसक गई। अगस्त्या जहाँ पहले उसके सीने में दुबका हुआ सो रहा था, अब वो खिसक कर अदिति के पेट तक खिसक चुका था, तो वहीं अदिति रुद्र के और करीब खिसक गई थी। इस दौरान ठंड लगने के चलते उसका सिर रुद्र की पीठ के पास पहुंच गया। जब रुद्र को एहसास हुआ कि वो उसके पास पहुंच गई है, तो उसने करवट बदली। उसकी आंख खुल गई थी। उसने देखा अदिति को ठंड लग रही है। इस वजह से उसने कंबल को सही से लिया और अगस्त्या को पकड़कर ऊपर की तरफ खिसका लिया। वो अदिति के थोड़ा और करीब खिसक गया और उसके बाद उसने कंबल को उसकी पीठ के ऊपर से हाथ निकालकर कंबल को उसके पीछे दबा दिया। लेकिन अगले ही पल अदिति नींद में ही बड़बड़ाई, "मिस्टर आरपी एशआर, पास मत आना, वरना मैं अंग्रेजी वाले बम्प और पंजाबी वाली ढुई पर लात मारूंगी आपकी।" ये उसने सपने में ही जोर से कंबल की लात मारी, जिसके बाद कंबल सीधे नीचे जाकर गिरी। "लो मैडम, क्या बोल रही थी? मैं तो बचपन से लात मारती थी सोते टाइम। अरे, तुम्हारी रग रग से वाकिफ हूँ मैं, और मेरे बम पर लात मारेगी, इसका हिसाब तो मैं कल सुबह करूंगा," उसने बड़बड़ाते हुए कहा, और उसके बाद वो कंबल को उठाकर बिस्तर के ऊपर आ गया। उसने एक बार फिर कंबल को ओढ़ाया, लेकिन एक बार फिर उसने मुंह बनाते हुए कहा, "ये लगी ना?" "क्या हुआ माँ? मोताश्री, कहीं कोई चुड़ैल तो नहीं घुस गई है इसके अंदर?" रुद्र ने मुंह बनाते हुए कहा, और उसके बाद इस बार उसने अगस्त्या को थोड़ा उसके और करीब खिसकाया। वो जानता था कि वो अगर ऐसे लात मारेगी तो फिर रात भर सर्दी लगेगी उसको, इसलिए उसने अपने पैरों के नीचे उसके पैरों को दबा लिया और अपने हाथों को उसकी पीठ के ऊपर से निकालकर उसे कवर कर लिया। इस बार अदिति ने अपने पैरों को फिर से हिलाने की कोशिश की, लेकिन रुद्र के पैरों को उठाना नींद में उसके लिए आसान नहीं था। "सो जाओ, बहुत कराटे कर लिए अब तूने," उसने अपने हाथ से उसके बालों को सहलाते हुए कहा। हालांकि ये भी सच था कि वो गहरी नींद में थी, लेकिन अगले ही पल उसने उसकी तरफ करवट बदली और धम से उसके सीने में आ दुबकी। लेकिन तभी नींद में अगस्त्या तिलमिलाने लगा, क्योंकि अब उसको सांस नहीं आ रही थी। वो उन दोनों के बीच दबने लगा था। "उफ ना बेटा, और सो जा, मम्मा साथ सोना है। मम्मा ने अगर नानी याद न दिला दी तो देख लेना," वो बड़बड़ाया, और उसके बाद उसने उसे गोद में लेकर अपनी साइड लेटा लिया। अदिति को ठंड न लग जाए इसलिए रुद्र सीधा लेट गया। उसने एक तरफ अगस्त्या को कवर कर लिया, तो वहीं दूसरी तरफ से उसने अदिति को अच्छे से कंबल को ओढ़ा लिया था। इस बार नींद में ही अदिति रुद्र के पास सटकर सो गई। उसने उसे कसकर अपनी बाहों में भर लिया। रुद्र सीधा लेटा हुआ था, इस कारण वो उसके पैरों को भी अपने पैरों के नीचे दबा नहीं सका। इस वजह से अदिति ने अपने एक पैर को उसके पैरों में पर डाल दिया और उसके सीने में साइड से दुबक कर सो गई, जिसके बाद रुद्र बड़े ही प्यार से उसके सिर को सहलाने लगा। उसकी आंखों में अब बेशुमार प्यार था, लेकिन वो सही मौके की तलाश में था। तो वहीं अनजाने में ही सही, अदिति ने भी तो उसे अपनी बाहों में भर लिया था, इस बात की बिना परवाह किए कि सुबह जब उसे पता चलेगा तो वो कितनी शर्मिंदगी महसूस करेगी। दिन निकलने वाला है। रुद्र के घर के गार्डन में चिड़ियाओं ने चहचहाना शुरू कर दिया था। मौसम में काफी ठंडक थी, हालांकि अभी सुबह के 5 बजने वाले थे। इस वजह से रुद्र के घर में कोई नहीं उठा था। रूबल को भी देर हो गई थी, क्योंकि कल रात को वो जल्दी नहीं सो पाई थी। रुद्र खुद भी नहीं उठ सका था, जो अक्सर सर्दियों में 5 बजे उठ जाया करता था। वो तीनों अब भी बिस्तर पर सो रहे थे, जहाँ वो अब भी एक ही पोजीशन में सोया हुआ था। अदिति भी रात में ही इसी तरह दुबक कर सो रही थी, हालांकि सुबह होने तक वो उसके और भी करीब खिसक गई थी। इस दरमियान कुछ देर बाद अगस्त्या की सबसे पहले नींद खुली। वो रुद्र के बाजू के बिल्कुल पास सो रहा था। उसने अपनी कंबल को दूर किया और नींद में ही आंखों को मलते हुए खड़ा हुआ। जब उसने देखा कि रात को तो वो उन दोनों के बीच सोया हुआ था, और सुबह होते ही वो अपने पापा के साइड कैसे आ गया, तो उसे जानकर ताज्जुब हुआ। वो खड़ा हुआ
और उसके बाद उन दोनों को ध्यान से देखने लगा। अदिति उससे लिपट कर सो रही थी। मम्मा, ओ मम्मा। वो अदिति के हाथ को पकड़कर हिलाता है, लेकिन अदिति ने कोई रिस्पॉन्स नहीं किया। वो अब भी गहरी नींद में थी। मम्मा, ओ मम्मा, मुझे आपके साथ सोना है। उसने अपनी आंखें मली, जिसके बाद जब वो नहीं उठी तो वो उसको फिर से हिलाने लगी। फाइनली उसने अदिति को जाग आ गई। उसने अपनी आंखें खोली और आधी नींद में ही बोली, हाँ बेटा। मम्मा, आपने मुझे क्यों नहीं सुलाया? आप कहाँ, इधर क्यों हो? उसने जैसे ही कहा, अदिति ने अपनी आंखें खोली। उसने देखा वो रुद्र से गले लगकर सो रही थी। वो अब भी गहरी नींद में था। उसका एक हाथ उसके सर के नीचे था। तभी वो चौंक कर दूर हुई। हेलो मिस्टर आरपी एशआर, उठिए। ये आपने ऐसा क्यों किया मेरे साथ? उठो ना। उसने मुंह बनाते हुए रुद्र को हिलाया। सो जाओ, फिर कोई सपना देख लिया क्या? रुद्र ने करवट बदली और उसके बाद सोने लगा। अदिति ने उसको हिलाकर जगाया। क्या है, क्यों परेशान कर रही हो? वो चौंक कर बिस्तर से उठा। तभी अदिति और अगस्त्या दोनों ही उसको घूरकर देख रहे थे। क्या हुआ? दोनों यूं क्यों देख रहे हो मुझे, जैसे भूख लगी हो और मेरा ही नाश्ता करना है? आपका माश इतना अच्छा नहीं है। बड़े आए, चुपचाप जवाब दो। आप मेरी तरफ क्यों आए और अगस्त्या को उस तरफ क्यों सुलाया? मुझे मम्मा के साथ सोना था। अगस्त्या रुद्र के ऊपर से दूसरी तरफ आया और उसके बाद अदिति की गोद में चला गया। हाँ, मम्मा के साथ सोना था। इसकी तरफ सोता तो ये रात में कचूमर निकाल देती। मिस्टर आरपी एशआर, मेरे पास मत आना, वरना मैं अंग्रेजी वाले बम्प और पंजाबी वाली ढुई पर लात मारूंगी। 2 बार तो तूने लात मारकर कंबल को फेंक दिया था, और फिर जब तुम्हारे पैरों को दबाकर मैं सोया तो फिर तू मेरे पास खिसक गई। ये अगस्त्या दोनों के बीच दब न जाए, तो मैंने इसे अपनी शर्ट सुला दिया। बड़ी आई, खुद को हीरोइन न समझा कर। ये क्या बात हुई भला? आप कुछ भी बके जा रहे हो। सॉरी जो मैंने लात मारी, इसका तो मैं जवाब देकर रहूंगा। खैर छोड़ो, मुझे जॉगिंग पर जाना है। उसने मुंह बनाते हुए कहा और उसके बाद लाइट ऑन कर देता है। लो, कर लो बात। बड़े लोग अब दौड़ने जाएंगे, यहाँ तो अब भी नींद पूरी नहीं हुई है। उसने उबासी ली। हाँ तो पड़ी रहो आलसियों की महारानी, उसने मुंह बनाकर कहा और उसके बाद खड़ा हो गया। अगस्त्या अब भी उन दोनों को देख रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसके मम्मी पापा इतने लड़ते क्यों हैं। पापा, आप दोनों फिर झगड़ने लगे? वो मुंह बनाता है। अब नहीं झगड़ रहे बेटा। आई लव यू एंड गुड मॉर्निंग। उसने उसके गाल पर किस करते हुए कहा। गुड मॉर्निंग पापा। उसने रुद्र के भी गाल पर किस किया। गुड मॉर्निंग बेटा। उसके बाद अदिति ने भी उसके गाल पर किस किया और बदले में अगस्त्या ने भी उसके किस किया। ओके, तुम दोनों को सोना है तो सो जाओ, मैं चला। रुद्र बोला और खड़ा होकर सोफे की तरफ चला गया। उसने दोनों सोफों को खिसका कर एक तरफ किया। अगस्त्या कभी अदिति की तरफ तो कभी रुद्र की तरफ देखने लगा। जब अदिति को समझ नहीं आया तो उसने पूछा, क्या हुआ बेटा, तुम ऐसे क्यों देख रहे हो? पापा आपने मम्मा को और मम्मा आपने पापा को तो किसी करके विश नहीं किया गुड मॉर्निंग। उसने प्यारा सा मुंह बनाते हुए कहा। वाह मेरे शेर, आपकी ना पते की बात। वो मन ही मन बड़बड़ाया। आप मुझे गाली दे रहे हैं? अदिति ने मुंह बनाया। नहीं माय स्वीट वाइफ, गाली कहाँ दे रहा हूँ, मैं तो तुम्हें गुड मॉर्निंग विश करना चाहता हूँ। वो उसकी तरफ बढ़ा। तभी अदिति अगस्त्या की तरफ खिसक गई, क्योंकि वो समझ चुकी थी कि वो अब उसके साथ क्या करने जा रहा है। लेकिन तब तक रुद्र उसके पास पहुँच गया। उसने उसके एक हाथ से उसकी गर्दन और दूसरे से ठुड्डी को पकड़ा और गाल पर जोरदार किस किया। गुड मॉर्निंग माय लवली वाइफ, उसने आंख मारते हुए कहा। ये क्या था? उसने अजीब सा मुंह बनाया। क्या हुआ मम्मा? वो आपने पापा को विश नहीं किया? वो फिर से अदिति की तरफ देखते हुए बोला। रुद्र पहले ही मौके पर चौका लगा चुका था। अब उसे अदिति से भी रिटर्न किस चाहिए थी। तभी रुद्र ने अपना गाल उसके आगे कर दिया। ये लड़का भी ना। वो बड़बड़ाने लगी। बेटा मुझे नहीं लगता तेरी मम्मी मुझे विश करेगी। देखो, उसने गाल आगे करते हुए कहा। मम्मा करो ना। कर रही हो। उसने मुंह बनाया और उसके बाद रुद्र की तरफ बढ़ी। इस दौरान रुद्र ने पहले से ही उसकी तरफ अपना गाल कर दिया था, जिसके बाद उसने अपनी आंखें बंद की और बड़ी मुश्किल से उसे किस कर सकी। ये कर लिया। अगस्त्या ने गुड मॉर्निंग मिस्टर आरपी, वो बेमन से बोली। गुड मॉर्निंग माय डार्लिंग। उसने एक बार फिर से अदिति को पकड़ा और उसके बाद उसके गाल पर किस करते हुए कहा। अब क्यों किया? उसने ठुनठुनाकर कहा।
कल रात को तुम्हारी क्यूटनेस देखकर किस करने का मन कर गया था, पर मैं चोरी छिपे कोई भी काम नहीं करता हूँ। जो मैंने अब किया वो वो अगस्त्या की तरफ से था और अब ये मेरी तरफ से। नाउ बाय। उसने उसके बाद वहां से चला गया। वहीं अदिति और अगस्त्या दोनों ही एक दूसरे के यूं देख रहे थे जैसे ये अचानक से क्या हुआ। अदिति को अपने गाल को पोंछते हुए बड़बड़ाती है, एक अबला नारी का फायदा उठाते हुए शर्म भी नहीं आती इस ठरकी इंसान को। दानवों का राजा कहीं का, बेमतलब का किस कर लिया बताओ, और कोई रिग्रेट भी नहीं है चेहरे पर। मम्मी, मैं ना खेल रही ये पति पत्नी वाला खेल। वो ठुनठुनाई। क्या हुआ मम्मा, आप क्या बड़बड़ा रही हो? कुछ नहीं बेटा, आओ सोते हैं। एक दानवराज परेशान कर रहा है, उसने अजीब सा मुंह बनाया। दानवराज? कौन मम्मा? बेटा फिर कभी बताऊंगी, अभी सोते हैं, अदिति ने बिस्तर पर लेटते हुए कहा। तभी अगस्त्या ने एक बार फिर उसे हक कर लिया। वो उसको सहलाने लगी। उसने लाइट ऑफ की और फिर से सोने के लिए चली गई। उसे रुद्र की यह बात जानकर काफी अच्छी लगी थी कि उसने उसे उठने के लिए नहीं बोला था। यही वजह थी कि अब उसने घंटे 2 घंटे और सो जाने का सोचा। हालांकि इस दौरान एक बार फिर से रुद्र के बारे में सोचने पर मजबूर हो गई। एक बार की तो जब उसने उसे किस किया था तो वो शॉक्ड हो गई थी, मगर बाद में सब नॉर्मल हो गया था उसके लिए। उसकी आंखें मूंदी तो वही पल उसको फिर से याद आने लगा जब जाने से पहले उसने एक बार फिर से उसके गाल पर किस कर लिया था। यही नहीं, उसे वो सब भी याद आ रहा था जब वो उससे लिपट कर सो रही थी। उसे पता था रुद्र झूठ नहीं बोलता है। ऐसे में उसे उसकी इस बात पर यकीन हो गया था कि उसने रात को लात मारकर कंबल को दूर फेंक दिया था, तभी वो उसकी तरफ सोया था। हालांकि जहां पहले से उसे अजीब लग रहा था कि उसे उसके साथ सोकर काफी अच्छा लग रहा है। पता नहीं क्यों उसकी आंखों में अब आंसू थे। वो धीरे धीरे अब खुद को रुद्र के करीब महसूस कर रही थी। तो वहीं रुद्र ने भले ही उसको मजाक में किस कर लिया था, लेकिन हकीकत तो यही थी कि उसके दिमाग में कई सारे सवाल कौंधे थे। उसे अदिति के अतीत के बारे में अब तक पता नहीं चला था, लेकिन न जाने क्यों उसका प्यार इतना ज्यादा बढ़ गया था कि उसने बिना किसी चीज की परवाह किए अदिति को शादी करने के लिए फोर्स किया। लेकिन अब ये भी सच था कि उसे इस बात का डर सता रहा था कि एक वक्त के बाद जब उसे अदिति के अतीत का सच पता चलेगा तो क्या होगा। वो जानता था कि अदिति अपनी सच को तब तक नहीं बताएगी जब तक वो कंफर्टेबल ना हो जाए। ऐसे में उसे खुद को बदलने की जरूरत थी, पर पता नहीं क्यों वो उन्हीं पलों में खुश था। उसका और अपना अतीत भुलाकर उसे बस उसके साथ इस रिश्ते को आगे बढ़ाना था। लेकिन क्या उन दोनों के अतीत के घाव फिर से घरे होकर उनके रिश्ते में दरार पैदा करेंगे? ये एक बड़ा सवाल था। वो दौड़ते वक्त यही सब सोच रहा था। कुछ ही देर में जब उसने अपनी एक्सरसाइज पूरी कर ली, वो फिर से घर की तरफ लौट आया। रात के करीब 1 बज रहा था। चारों ओर घना अंधेरा छाया हुआ था। ठंड अब दिनों दिन बढ़ती जा रही है। हमेशा की तरह आज भी रुद्र और अदिति दोनों अगस्त्या को पहले बीच में लेकर सो रहे थे, और जैसे ही रुद्र को लगा कि वो उन दोनों के बीच फंस जाएगा, तो रुद्र ने उसे उठाकर अपनी तरफ कर लिया। तो वहीं अदिति उसे हमेशा की तरह गले से लगाकर सो गई। भले ही ये नजदीकियां इस तरह से बढ़ रही थी, लेकिन ये अदिति के लिए एक अलग ही अनुभव दे रही थी। न जाने क्यों अब अदिति को महसूस होने लगा था कि उसे अपने अतीत के छिपे हुए राज को बता देना चाहिए। उसे उस काले दिन के बारे में बता देना चाहिए जिस दिन वो किसी अनजान शख्स के साथ एक हो गई थी और उसकी वजह से उसे वो बच्चा हुआ था। लेकिन क्या ये सब जानने के बावजूद भी वो उसको अपनाएगा, ये उसके लिए एक बड़ा सवाल था। वो रुद्र को अब फिर से खोना नहीं चाहती थी, लेकिन ये भी तो सच था कि वो ये सब बताए बिना रुद्र को अच्छे से पा भी नहीं सकती थी। इधर जहां आज सोते वक्त वो यही सब सोचकर सोई थी, तो वहीं दूसरी तरफ माया और उसकी माँ दोनों माँ के कमरे में थी। वो दोनों काफी परेशान थी। मॉम, उनकी शादी हो चुकी है और अब तो इनकी नजदीकियां बढ़ती जा रही है। मेरे तो ये समझ नहीं आ रहा कि मॉम, अदिति के पहले बच्चा होने के बावजूद भी ये दोनों इतने करीब क्यों आ रहे हैं? माया ने क्रोधित होकर कहा, क्योंकि अदिति ने रुद्र को ये बात बताई ही नहीं है कि वो पहले भी कुंवारी माँ बन चुकी है। उसने उससे ये सच छिपाया है। हैं? आप इतने श्योर कैसे हो? क्योंकि अगर ये बात रुद्र को पता चलती तो वो उसको इस घर में किसी भी हाल में नहीं रहने देता। ओह रियली, यू मीन कि रुद्र को ये बात पता नहीं है? माया ने चकित होते हुए पूछा। हाँ, मेरे ख्याल से पता नहीं है उसको, और अगर पता होता ये शब्द किसी भी हाल में नहीं होता।
ये दोनों इतने नजदीक नहीं आते। उसकी माँ ने चेस बोर्ड से क्वीन को उठाकर अपनी अंगुलियों में घुमाते हुए कहा, तो फिर आप अपनी चाल क्यों नहीं चलती? माया ने क्रोधित होते हुए पूछा। हाँ, अब यही होगा। अब मैं अपनी चाल चलूंगी। उसने क्वीन की मदद से एक मोहरे को मारा और उसके बाद बोली, अब मैं इन दोनों की जिंदगी बर्बाद करके ही रहूंगी। मेरे पास अदिति की एम्स की मेडिकल रिपोर्ट की कॉपी है। मैं अब वो कॉपी रुद्र तक स्मार्टली पहुंचाऊंगी ताकि रुद्र को भी शक ना हो कि हम दोनों नहीं चाहते कि ये दोनों मिले, वरना मैं सबके सामने भी उसे उसकी मेडिकल रिपोर्ट दिखा सकती हूँ। वाह, ग्रेट आइडिया, अब मजा आएगा, माया ने मुस्कुराकर कहा। लेकिन इससे पहले इस खेल के किंग से मिलना है हमें। मेरी बात हो गई है, हम कल मिल सकते हैं उनसे। आर यू श्योर? गुड, अब मजा आएगा। नई चाल चली जाएगी, नया खेल खेला जाएगा। देखते हैं अब ये दोनों इस खेल में कब तक टिकते हैं। उसकी माँ ने अपने हाथ की क्वीन से सामने वाली क्वीन को टच किया और उसके बाद उसकी जगह अपनी क्वीन को रख दिया। गेम ओवर। वो शैतानी हंसी हंसती है। इस दौरान उसके दिमाग में शब्द क्लियर था कि उसे उन दोनों को अलग करने के लिए क्या करना है। तो दोस्तों, आगे क्या होगा जानने के लिए इस कहानी का अगला भाग जरूर देखें, जो बहुत जल्द ही इस चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। धन्यवाद।